डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनोहारी मैथ्स में। अभी हम लोग पूरक समुच्चय के गुणों के विषय में चर्चा करेंगे। कौन कौन से गुण हैं आइए देखा जाए। तो यहाँ पर कुछ गुण लिखा गया है, जैसे ए यूनियन ए डैश बराबर यू हो जाता है, यानी कि किसी समुच्चय का को और उसके पूरक समुच्चय का यूनियन कर दिया जाए तो यू हो जाता है, यूनिवर्सल सेट प्राप्त हो जाता है। और किसी समुच्चय के उसी समुच्चय के पूरक समुच्चय का इंटरसेक्शन निकाला जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फाई होगा, कुछ नहीं मिलेगा हमको। और यहाँ ए डैश के डैश किसी समुच्चय के पूरक का पूरक समुच्चय वही समुच्चय होता है। फाई डैश बराबर यू होता है, यू डैश बराबर फाई होता है। और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ ए यूनियन बी का डैश बराबर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश लिखा है। इसका क्या मतलब है कि दो समुच्चयों के सम्मिलन का पूरक समुच्चय उन दोनों समुच्चयों के पूरक समुच्चयों का इंटरसेक्शन होता है। और यहाँ पर दो समुच्चयों के इंटरसेक्शन का पूरक समुच्चय उन दोनों समुच्चयों के पूरक समुच्चयों का यूनियन होता है। इसे डिमोर्गन का नियम कहते हैं। इसे एग्जाम्पल से भी देखेंगे और वेन डायग्राम से भी इसको देखेंगे। वीडियो में बने रहिएगा। आइए एक उदाहरण लेकर के देखते हैं। तो अब यहाँ पर एक यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं। U बराबर ए ई आई ओ यू और ए उसका एक उप समुच्चय ले लेते हैं ए बराबर ए ई, इनको दिखाने के लिए। तो सबसे पहला यहाँ पर लिखा है कि ए यूनियन ए डैश बराबर यू होता है। तो सबसे पहले अगर हम ए डैश ज्ञात करना तो यू माइनस ए हो जाएगा और ए डैश बराबर यू माइनस ए का मतलब हो जाएगा आई ओ यू, यानी कि हमको ए मिल गया है, ए डैश मिल गया है। अगर ए और यू का अगर हम ए डैश का ए और ए डैश का यूनियन करते हैं तो इनको हम मिलाएंगे तो क्या मिलेगा, ए ई आई ओ यू हो जाएगा। ए यूनियन ए डैश बराबर अब ये क्या बन गया, यू बन गया। इस तरह से हम इसको एग्जाम्पल के द्वारा सत्यापित कर सकते हैं, समझ में आ जाए हमारे, बस यही उद्देश्य है। फिर दूसरा लिखा है यहाँ, दूसरा नियम है यहाँ ए इंटरसेक्शन ए डैश बराबर फाई। अब यहीं पर देखा जाए ए क्या है, ए ई है, ए डैश क्या है, आई ओ यू है, और इंटरसेक्शन क्या होता है, ऐसा अवयव जो ए और ए डैश दोनों में उभयनिष्ठ हो। तो यहाँ पर क्या है, ए ई है, यहाँ आई ओ यू है, एक भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। दूसरा क्या है, ए डैश का डैश बराबर ए है। अब देखिए यहाँ ए मालूम है, यू मालूम है, ए मालूम है, ए डैश मालूम है। अगर हम ए डैश का डैश निकाल लेते हैं तो कैसे निकलेगा, यू में से ए को घटाना, ए डैश को घटाना पड़ेगा। अब यू में से जब ए डैश को घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, ए ई मिलेगा, ए ई मिलेगा। और ए ई है क्या, वह समुच्चय ए ही है। ऐसा हो गया हमारे पास। फिर यहाँ फाई डैश बराबर यू है, समझ सकते हैं इसको। फाई डैश का मतलब क्या हो जाएगा, फाई क्या है, रिक्त समुच्चय है। और फाई डैश कैसे निकलता है, यू में से रिक्त फाई को घटाना पड़ेगा। फाई डैश का मतलब यू माइनस फाई। अब देखेंगे यू में तो कुछ न कुछ अवयव हैं, कुछ क्या ए ई आई ओ यू है। फाई में कितने अवयव हैं, एक भी नहीं है। तो जब यू के अवयवों में से फाई के अवयव यानी कि एक भी अवयव नहीं घटाएंगे तो क्या मिलेगा, यू ही मिल जाएगा हमको। तो इस तरह से सत्यापित हो जाएगा। यू डैश बराबर फाई का मतलब, यू डैश का मतलब क्या हो जाएगा, यू डैश का मतलब यू माइनस यू। किसी समुच्चय के का पूरक समुच्चय यूनिवर्सल सेट में से उसी समुच्चय को घटाने पर प्राप्त होता है। यहाँ पर यूनिवर्सल सेट का ही पूरक समुच्चय पूछ दिया गया है, तो पूरक समुच्चय को पूरक समुच्चय में से ही घटाना पड़ेगा। तो पूरक समुच्चय में से पूरक समुच्चय घटाएंगे
तो क्या मिलेगा हमको, जो भी अवयव इसमें है वही अवयव इसमें भी है, एक भी अवयव नहीं मिलेगा, अर्थात क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। अब आइए डिमोर्गन का नियम समझते हैं। आइए सबसे पहले एक यूनिवर्सल सेट लेते हैं जो ए ई आई ओ यू अवयवों वाला है, और उसका एक उप समुच्चय ए ई आई ले लेते हैं, और इसका एक दूसरा उप समुच्चय बी ई आई यू ले लेते हैं। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि कहीं हमको ए यूनियन बी की भी जरूरत पड़ रही है, कहीं ए इंटरसेक्शन बी की भी जरूरत पड़ रही है। तो हम इस सबको निकाल लेते हैं। निकालेंगे सबसे पहले हम क्या करें, इसमें हम ए यूनियन बी ज्ञात कर लें। ए यूनियन बी ज्ञात कर लेंगे तो ए ई आई यू हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी भी निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ई आई, ई इसमें आई है, ई आई इसमें भी है, तो ई आई हो गया। फिर हमको ए डैश की जरूरत पड़ती है, या यहीं से ए यूनियन बी का डैश भी जरूरत पड़ रहा है यहाँ, तो वो क्या हो जाएगा, यू में से ए यूनियन बी को घटाना पड़ेगा। यू में से ए यूनियन बी को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, ए ई आई यू है, मात्र ओ लिखना पड़ेगा। ए इंटरसेक्शन बी डैश की भी यहाँ जरूरत है, उसको भी निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ए इंटरसेक्शन बी में क्या है, ई आई है। तो क्या करेंगे, डैश निकालने के लिए, सॉरी ए यूनियन बी का डैश जो है यहाँ गलत हो गया, ए यूनियन बी का डैश निकालने के लिए यू में से ए यूनियन बी का डैश हमको घटाना पड़ेगा। तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यू में से ए यूनियन बी को घटाएंगे तो ए ई आई यू, ओके ओ है। ए इंटरसेक्शन बी का डैश हमको निकालना रहेगा, तो यू में से ए इंटरसेक्शन बी का डैश घटाना, तो ई आई को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, ए ओ और यू मिल जाएगा। ए डैश की भी जरूरत है तो ए डैश भी निकाल लेते हैं। ए डैश क्या हो जाएगा, यू माइनस ए ई आई को छोड़ करके हो जाएगा ओ यू। बी डैश की भी जरूरत है तो बी डैश भी निकाल लेते हैं। बी डैश क्या है, ई आई ओ को छोड़ करके हो जाएगा ए यू। अब जितना चाहिए उतना निकल गया है। अब इसको हम देखेंगे, क्या देख रहे हैं, सबसे पहले यहाँ देखा जाए ए यूनियन बी का डैश, ए यूनियन बी का डैश क्या है, ए यूनियन बी का डैश क्या है, ओ है। यहां लिखा है बराबर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब इसी पर हमको चेक करना है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो ए डैश का क्या है, ओ यू है, और बी डैश क्या है, यू में से बी को घटाए हैं तो ए आ गया है और ई आ गया है। ई को नहीं लिखेंगे, ए को लिखेंगे और यहाँ ओ को भी लिखेंगे। तो यहाँ डिमोर्गन के नियम में हमको ए यूनियन बी की जरूरत है, ए इंटरसेक्शन बी की जरूरत है, ए डैश और बी डैश की जरूरत है। तो सबसे पहले उसे हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले ए डैश निकाल लेते हैं। ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, ए डैश बराबर हो जाएगा यू माइनस ए। यू में से ए को घटाएंगे तो क्या लिखेंगे, ए नहीं लिखेंगे, ई नहीं लिखेंगे, ओ और यू लिख देंगे। बी डैश बराबर क्या हो जाएगा, बी डैश बराबर यू माइनस बी, तो ए लिखा जाएगा, ई नहीं लिखेंगे, आई नहीं लिखेंगे, ओ लिख देंगे और यू नहीं लिखेंगे। फिर ए यूनियन बी हमको चाहिए, ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए और बी को जब हम मिलाएंगे तो ए ई आई और यू हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी की भी जरूरत पड़ेगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, ई और आई हो जाएगा। ए यूनियन बी का डैश निकालना पड़ेगा। ए यूनियन बी का डैश क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी मिला हुआ है, डैश करेंगे तो यू में से घटाएंगे, यू में से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए को नहीं लिखेंगे, ई को नहीं लिखेंगे, आई नहीं लिखेंगे, यू नहीं लिखेंगे, ओ लिखेंगे। ए यूनियन बी का डैश मात्र एक अवयव हो जाएगा।
फिर ए इंटरसेक्शन बी का डैश चाहिए हमको। ए इंटरसेक्शन बी क्या है? ए इंटरसेक्शन बी ई आई है। तो क्या लिखेंगे? ए को लिखेंगे, ई को नहीं लिखेंगे, आई को नहीं लिखेंगे, ओ और यू लिख देंगे। ये हमारे मिल गए। अब डिमोर्गन का नियम, पहला नियम देखते हैं कि सत्य है कि नहीं है। तो ए यूनियन बी का डैश, ए यूनियन बी का डैश क्या मिल रहा है हमको? वो मिल रहा है। यहाँ पर क्या है? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो ए डैश कितना है? ओ यू। बी डैश कितना है? ए ओ। अब इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? ये दोनों का उभयनिष्ठ अवयव क्या है? ओ है। सत्यापित हो गया। दूसरा देख लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का डैश, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का डैश में कौन कौन से अवयव हैं? ए है, ओ है, यू है। और ए डैश यूनियन बी डैश, ए डैश यूनियन बी डैश, इसको जब मिला देंगे तो क्या मिलेगा हमारा? मिला देंगे तो ए डैश यूनियन बी डैश को जब हम यूनियन कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ओ हो जाएगा, यू हो जाएगा। इन्हीं दोनों को तो मिलाएंगे, ए ओ और यू हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं क्या है? बराबर है। इस तरीके से डिमोर्गन का नियम सत्यापित होता है। इसको वेन डायग्राम से दिखा लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को दिखाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? चलिए इसी को दिखाते हैं, पहले वाले को ही। तो हमको दो आयत बनाना पड़ेगा। और एक आयत यहां बना लेते हैं। यह यू है, यहां पर भी यू है। अब यह ए है और यह बी है। दोनों में उभयनिष्ठ कौन सा था? ई आई। ई है और आई है। ए का अवयव कौन सा है? ई आई हो गया तो यहाँ पर ए हो जाएगा। बी में ई आई हो चुका है तो यहाँ पर यू हो जाएगा। और यूनिवर्सल सेट में ए आ चुका है, ई आ चुका है, आई आ चुका है, यू आ चुका है, ओ नहीं आया है तो ओ को हम यहाँ लिख देंगे। अब इसके लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं, ए यूनियन बी का डैश। तो ए यूनियन बी क्या है? ये हमारा ए यूनियन बी, ये यूनियन बी है। और डैश इसी को छोड़ करके रंगेंगे तो रंगते हैं। छायांकित भाग क्या है? ए यूनियन बी का डैश, ए यूनियन बी का डैश। अब बराबर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश करना है। थोड़ा सा इसको ध्यान से समझना पड़ेगा। यह ए है, यह बी है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? ई और आई। यू को यहाँ लिख देते हैं, ए को यहाँ लिख देते हैं, ओ तो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले ए डैश को हम दिखाएंगे, देखेंगे कि फिगर बराबर आएगा, आना चाहिए। देखते हैं बराबर आता है कि नहीं आता है। ए डैश है तो ए डैश का मतलब ए को छोड़ करके हमको रंगना पड़ेगा। तो ए डैश को मैं हॉरिजॉन्टल रंगूंगा, हॉरिजॉन्टल लाइन से ए डैश को रंग देता हूं। ए डैश का मतलब ए को छोड़ करके हमको रंगना है। ए डैश हो गया। अब बी डैश, बी डैश को रंगना है हमको। हॉरिजॉन्टल क्या है? ए डैश हो गया। बी डैश रंगना है तो बी डैश को बी को छोड़ करके रंगेंगे। उसको वर्टिकल अंतर आने के लिए हम वर्टिकल लाइन से इसको रंग देते हैं। तो वर्टिकल क्या हो गया हमारा? वर्टिकल क्या हो गया? बी डैश हो गया। अब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मिला करके इंटरसेक्शन हो गया वो। तो जितना भी चेक वाला क्षेत्र है, चेक जो बना है, चेक का मतलब इस तरीके का,
ये क्या है, ए डैश का क्षेत्र है, ये क्या है, बी डैश का क्षेत्र है। तो जाली वाला कौन सा क्षेत्र हो गया, ए डैश और बी डैश दोनों का क्षेत्र हो गया। जो दोनों का क्षेत्र है वही इंटरसेक्शन है। अब यहाँ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से तुलना करेंगे तो ये देखिएगा ए यूनियन बी के क्षेत्र को छोड़ करके रंगा गया है। यहाँ पर भी यह ए यूनियन बी के क्षेत्र को ही छोड़ करके जो है जाली वाला भाग रंगा गया है। अर्थात दोनों का एरिया, यहाँ पर सिंगल और यहाँ पर डबल जाली वाला, दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। इस तरीके से वेन डायग्राम से डिमोर्गन का नियम सत्यापित हो जाता है। अब आइए चलते हैं एक्सरसाइज पर। तो प्यारे बच्चों आइए एक्सरसाइज पर चलते हैं। एक्सरसाइज है 1.5 NCERT बुक का है। तो जब हम बुक को देखते हैं, अभ्यास पर चलते हैं, तो पहला प्रश्न जो दिया है उसमें ए बराबर यू बराबर दे दिया गया है, ए बराबर है, बी बराबर, सी बराबर है, ए डैश बी डैश ए यूनियन सी डैश, यही सब पूछा है जिसको पहले बताया जा चुका है, फिर से बताने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं समझ में आता है तो आप इसके पहले वीडियो जो है उसको देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न भी वही है। तीसरा प्रश्न यहाँ पर सबसे भिन्न है, थोड़ा सा इसी को हम देखेंगे क्योंकि ये सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिखा हुआ है। तो यहाँ लिखा है तीसरे में कि यह मानते हुए कि जो यूनिवर्सल सेट है वो प्राकृतिक संख्या है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 डैश डैश, अर्थात जो यूनिवर्सल सेट है वो क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। और प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है और उसका कोई अंत नहीं होता है। तो आइए यहाँ पर दिया है, ये सभी जितने हैं 11 क्वेश्चन हैं और इन सबके पूरक समुच्चय बताना है। तो आइए देखते हैं। लिखा है कि यक्ष जहाँ यक्ष एक समप्राकृतिक संख्या है। समप्राकृतिक संख्या का मतलब क्या हो जाएगा, 2 4 6 8 10, यही तो होगा। अब उसको सारी विधि में लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट हम लिखेंगे। तो ये जो पहले का यहाँ पर यह समुच्चय है, ये क्या है, ये क्या है, सेट है। मान लीजिए कि यह सेट क्या है, ए है, ये सब सेट ए है। और इसको जो मैं उत्तर लिखने जा रहा हूँ तो वह सेट, मान लीजिए उस सेट का क्या है, पूरक समुच्चय लिख रहा हूँ। अब बार बार पूरक समुच्चय लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस साइड में क्या है, समुच्चय है, और इस साइड में क्या है, उसका पूरक समुच्चय लिखा जा रहा है। तो यहाँ ए बराबर क्या है, यक्ष जहाँ यक्ष एक समप्राकृतिक संख्या, तो इसी में देख लेंगे क्या होगा। यहाँ 2 4 6 8 10 यही होगा। ए बराबर क्या हो जाएगा, 2 4 6 8 10 हो जाएगा। अब जब ए डैश निकालेंगे तो क्या होगा, हम यू में से ए को घटा देंगे, ए को घटाएंगे तो 2 4 6 सम संख्या को निकाल देंगे तो क्या बचेगा, विषम संख्या ही तो बचेगा। सम संख्या और विषम संख्या का सम्मिलन ही क्या है, प्राकृतिक संख्या का समुच्चय नेचुरल नंबर n है, और उसको u बना दिया गया है। तो हो क्या जाएगा, यहाँ लिख देंगे कि इसका जो पूरक समुच्चय होगा, यक्ष जहाँ यक्ष क्या होगा, प्राकृतिक संख्या होगी, या ऐसे लिख सकते हैं जिस भाषा में लिखा है, यक्ष जहाँ यक्ष एक सम प्राकृतिक संख्या है, तो यक्ष जहाँ यक्ष एक विषम प्राकृतिक संख्या है। ये उत्तर हमारा हो जाएगा पहले का। दूसरा का क्या हो जाएगा, ये पहले का है। दूसरे का क्या हो जाएगा, यक्ष एक विषम प्राकृतिक संख्या है, इसमें हो जाएगा यक्ष जहाँ यक्ष एक, इसमें सम प्राकृतिक संख्या हो जाएगी, सम प्राकृतिक संख्या है। और तीसरा क्या हो जाएगा, बहुत आसान है, यक्ष जहाँ यक्ष एक अभाज्य संख्या है। तो अब देखिए इसमें अभाज्य संख्या भी है, सम संख्या भी है, विषम संख्या भी है। तो हमको अब इसको बस नकारात्मक में जवाब दे देना है कि अगर यह समुच्चय अभाज्य संख्याओं का समुच्चय है तो इसका जो पूरक समुच्चय होगा, यक्ष जहाँ यक्ष एक अभाज्य संख्या नहीं होगा, अभाज्य संख्या नहीं है। चौथा देखेंगे, यक्ष एक ऐसी संख्या जो 3 और 5 से भी भाज्य है, और इसमें 3 से विभाजित होने संख्या कौन सी है, 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, 15 ऐसा है। और उसके बाद से 5 से विभाजित होने वाली संख्या कितनी है, 5 है, 15 है, 5 है, 10 है, 15 है। तो 3 और 5 से अगर इकट्ठा कहता है तो क्या हो जाएगा,
3 और 5 से विभाजित होने वाली पहली जो संख्या हो क्या 15 है। तो 15, 30 तो जो भी हो जाएगा यहाँ पर ये लिख देंगे कि यक्स जहाँ यक्स 3 और 5 से विभाज्य एक संख्या नहीं है, से विभाज्य एक संख्या नहीं, जरूर लिख देंगे, नहीं लिख देंगे काम बन जाएगा हमारा। यहाँ पर 5वां हो गया, चौथा हो गया, या ये समप्राकृतिक संख्या, विषम प्राकृतिक संख्या हो गया। एक यहाँ पर तीसरा छूटा हुआ है, यक्स 3 का एक धन गुणज है, 3 का एक धन गुणज है। देख लेते हैं इसको भी, 3 का धन गुणज क्या होगा, पहाड़ा पढ़ देंगे 3 का। 3 कम 3, 3 दूना 6, 3 त्रिक 9, 3 चौके 12, 12, 15, 18, 21 यही सब होगा। तो अब इसका पूरक क्या हो जाएगा, तो इन सबों को छोड़ करके यू में से ये जितना भी संख्या है उनमें से 3 को छोड़ देंगे, 6 को छोड़ देंगे, 9 को छोड़ देंगे, 12 छोड़ देंगे, 15 छोड़ देंगे, 18 छोड़ देंगे। तो उन सबको भाषा में ही लिखना पड़ेगा कि इसका जो पूरक समुच्चय होगा क्या, यक्स जहाँ यक्स 3 का धन गुणज नहीं है। जब नहीं कह देंगे तो सब छट जाएंगे। अब यहाँ देखिएगा पूर्ण वर्ग संख्या है, यहाँ पर भी हम कह देंगे कि यक्स जहाँ यक्स एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, लिख देंगे। यक्स एक पूर्ण घन संख्या दिया है, पूर्ण घन संख्या का मतलब कौन कौन सा हो सकता है, पूर्ण घन कौन कौन होते हैं, पहले तो 1 हो जाएगा, उसके बाद से 8 हो जाएगा, 1, 8, 27, 64, 125, मतलब 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125, इस तरीके से होगा वहाँ। और सब के सब संख्याएं यू में जो है शामिल हैं। अब इसका पूरक निकालना है तो इनको छोड़ करके न हो जाएगा पूरक, तो वही चीज हम लिख देंगे यहाँ कि यक्स जहाँ यक्स एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। सारणी विधि में लिखने लगेंगे तो सभी अंकों को दिखाना पड़ेगा, वो हमारे लिए बहुत कठिन हो जाएगा, इसलिए नियम विधि या सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया जाएगा। अब यहीं पर नियम विधि की महत्ता समझ में आनी चाहिए कि जिस समुच्चय को लिखने में कितनी कठिनाई है, जटिल स्थिति है, उसको हम कितनी आसानी से लिख दे रहे हैं। क्या लिख देंगे, लिख देंगे यक्स जहाँ यक्स एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। अब देखिए ये 8वां क्वेश्चन कहा कि यक्स जहाँ यक्स धन 5 बराबर 8 है, इसका पूरक समुच्चय। सबसे पहले तो इसका हमको निकालना पड़ेगा सेट क्या, यक्स धन 5 बराबर 8, यक्स धन 5 बराबर 8, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे 3 हो जाएगा, इसमें एक 3 अवयव आ जाएगा, 3 अवयव आ जाएगा। तो क्या कहेंगे हम, इसमें से इसका जो पूरक समुच्चय हो जाएगा क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा, और यक्स है क्या, वो एलिमेंट यानी लिख देंगे। और क्या लिखेंगे, इसमें देखिए 1 से लेकर के बहुत सारी संख्याएं हैं, बस यक्स बराबर 3, यक्स बराबर 3 को नहीं लेना है, यक्स बराबर 3 को छोड़ देंगे हम, क्योंकि पूरक निकालेंगे तो यू में से 1 को घटाएंगे, यानी कि इन अवयवों में से 3 को घटाएंगे, 3 को क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। अब 3 को खत्म करने के बाद भी बहुत सारी संख्याएं बचती हैं, तो उनको भी सारणी विधि में नहीं लिखा जा सकता है, उनको सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिख देंगे। तो लिखेंगे क्या, जो बचेगा पूरक समुच्चय वो क्या होगा, प्राकृतिक संख्या होगा। और प्राकृतिक संख्या होने पर कौन कौन से प्राकृतिक संख्याएं होंगी, तो बस 3 को छोड़ करके यहीं पर लिख देंगे यक्स बराबर नहीं 3, यक्स बराबर नहीं 3, जो भी समुच्चय होंगे अवयव होंगे वो सब के सब जो पूरक समुच्चय, वो पूरक समुच्चय हो जाएगा। यहाँ देखते हैं 10वां में, इसको मिटा देता हूं, 10वां क्वेश्चन में आएंगे तो देखेंगे यक्स जहाँ यक्स 7 से बड़ा है और 7 से के बराबर भी है, अर्थात इसका जो अवयव हो जाएगा यह बराबर क्या हो जाएगा, पहले इसको हम सारणी विधि में लिख लेते हैं। सारणी विधि में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 है ना, तो 7 को लेकर के भी 7 से बड़ी, यानी कि हमको 7 लिखना पड़ेगा, 8, 9, 10 इस तरीके से बड़ी संख्या लिखना पड़ेगा। इसका हमको ए डैश अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा, 1 से लेकर के 1, 2, 3, 4, 5 और 6
5 6 लिखना पड़ेगा। 7 नहीं लिख पाएंगे क्योंकि 7 को सम्मिलित कर लिया गया है। तो अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिख दें? सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देंगे तो हो जाएगा a डैश बराबर यक्स, जहां यक्स इज एलिमेंट कैपिटल एन लिख सकते हैं, प्राकृतिक संख्या है, और लेकिन यक्स जो है क्या है 7 से छोटी है। बराबर नहीं लिखेंगे क्योंकि हमको 1 से लेकर के 6 तक ही चाहिए ना, तो यहाँ पर बराबर नहीं लिखेंगे। यक्स का मान 7 से छोटा यानी कि 1 से लेकर के 6 तक हो जाएगा। तो जो संख्याएं 7 और 7 से बड़ी हैं उनका पूरक समुच्चय अगर प्राकृतिक संख्या की बात करें तो 1 से लेकर के 6 तक ही हो जाएंगी। यह 11वां और लास्ट देखते हैं। यहाँ यक्स, जहां यक्स एलिमेंट n है और यहाँ पर कहा है 2x + 1 इज ग्रेटर देन 10। इसको पहले लिखना पड़ेगा। 2x + 1 इज ग्रेटर देन 10 है तो यक्स क्या हो जाएगा, यक्स इज ग्रेटर देन हो जाएगा 9/2 हो जाएगा। यक्स का मान 9 से क्या है बड़ा है, यक्स का मान 9 से बड़ा है तो क्या हो जाएगा इसका पूरक समुच्चय 9/2 से बड़ा। 9/2 से बड़ा मतलब 4.5 से बड़ा। ये 4 है, 5 है, यहाँ से 9/2 4.5 से बड़ी। तो इसका यहाँ से लेकर के वो जो है समुच्चय ए है उसका पूरक क्या हो जाएगा, इस पूरे में से जब इसको घटा देंगे तो बस यही ना बचेगा, 4.5 से कम वाली राशि बचेंगे, 4.5 से कम। तो लिख सकते हैं यहाँ पर कि यक्स, जहां यक्स इज एलिमेंट कैपिटल एन और यक्स क्या हो जाएगा। अब देखिए 4.5 की बात कहा है तो कैपिटल एन का मतलब यहाँ पर पूर्णांक ही आना चाहिए, वो 4.5 तो छूट जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा 4 से लेकर के, ये अब हो जाएगा यक्स इज लेस देन एंड इक्वल देन 4 हो जाएगा। इस समुच्चय में क्या है यक्स का मान 9/2 या 4.5 से क्या है बड़ा है, 4.5 से बड़ा है। तो 4.5 से बड़ा जो है यहाँ से इधर हो जाएगा, बहुत दूर तक चला जाएगा, बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे। अब उनमें से अब पूरे संख्या यू में से अगर उनको घटा देंगे तो हमको 1 से लेकर के 4.5 तक की संख्याएं बचेंगी, 1 से लेकर के 4.5 तक की संख्याएं बचेंगी। लेकिन यहाँ पर कैपिटल एन की बात किया गया है, इसका मतलब वो आधा तो छूट जाएगा, 1 से लेकर के 4 तक की संख्याएं मिल जाएंगी। तो ये हमारा, तो अब अगला वाला क्वेश्चन जो है जो भी दिया है वो सब के सब बिल्कुल हो चुका है। एक प्रश्न दिया है यहाँ पर, मान लीजिए किसी समतल में सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय यू है, तो यू में क्या आ जाएगा, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, न्यूनकोणीय त्रिभुज, समकोणीय त्रिभुज, अधिकोणीय त्रिभुज, ये सब के सब आ जाएंगे। और उसमें कहा जा रहा है कि यदि ये उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जो कम से कम एक कोण 60 अंश से भिन्न है, 60 अंश से भिन्न है, तो 60 अंश से भिन्न भी हो सकता है, 60 अंश वाला भी हो सकता है। तो हम क्या कह सकते हैं, अगर पूरे त्रिभुजों में से, ओवरऑल त्रिभुजों में से अगर हम ए को अगर घटाते हैं तो घटाएं, ए क्या है 60 से अंश से भिन्न वाला जो है त्रिभुजों का समुच्चय है, उसको जब घटा देंगे तो क्या मिलेगा 60 अंश वाले मिलेंगे, तो क्या हो जाएगा समबाहु त्रिभुज का समुच्चय मिल जाएगा हमको। उसके बाद से ये 7वां क्वेश्चन ए यूनियन ए डैश किसी समुच्चय के में और उसके पूरक समुच्चय को जब हम यूनियन करेंगे तो यू मिल जाएगा। यू हम यहाँ पर भर सकते हैं 7वां में यू भर देंगे। और इस तरीके से ये सब सवाल हो चुका है, इसको ध्यान से देखेंगे आप, प्रीवियस वीडियो को देखेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। इस तरीके से एनसीईआरटी एक्सरसाइज नंबर 1.5 समाप्त हुआ। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पूरक समुच्चय से संबंधित भिन्न भिन्न टॉपिक, उनके गुणधर्म और जो भी यहाँ वेन डायग्राम से दिखाए गए हैं समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।